एवरीवन। क्लास 10 टर्म 2 सोशल साइंस के रिवीजन में आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर मनी एंड क्रेडिट को रिवाइज करेंगे। आज की क्लास में हम मनी के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर का है कि वाई मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता है दैट मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मनी यानी कि पैसों की जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी सामान लेने जाते हैं या कोई भी सर्विसेज आप लेते हैं या कुछ भी आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उन चीज़ों में आपको जो है मनी की ज़रूरत पड़ती है। सो मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ एज इट इज़ यूज टू बाय एंड सेल गुड्स, क्योंकि इसका इस्तेमाल चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। हम कुछ भी खरीदते हैं, हम मार्केट जाते हैं, हम मार्केट से कुछ सामान खरीद रहे हैं, क्लोथ्स खरीद रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, वेज या फ्रूट्स खरीद रहे हैं, कुछ भी हम परचेज करते हैं वहाँ मनी का इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ भी सेल करते हैं तो वहाँ पे हमें उस चीज़ को सेल करने के बदले मनी मिलता है। तो मनी क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट इज़ यूज टू बाय एंड सेल गुड्स। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर मनी। हम किसी की सर्विस ले रहे हैं, हम कॉबलर के पास जाते हैं, उनसे अपने शूज़ ठीक करवाते हैं, तो हम उनकी सर्विस ले रहे हैं, उसके बदले में हम उनको पे करते हैं और पेमेंट हम मनी के फॉर्म में करते हैं। या हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, हम उनको सर्विसेज के बदले उनको पे करते हैं। हम ऑटो रिक्शा में कहीं जा रहे हैं, हम उनकी सर्विस ले रहे हैं, हम उनको पे करते हैं। हम किसी को कुछ कुरियर से कुछ भेज रहे हैं, हम कुरियर की सर्विस ले रहे हैं तो हम उनको पे करते हैं। और ये सब पेमेंट जो है वो किस फॉर्म में होती है? मनी के फॉर्म में होती है। एंड द थर्ड वन इज प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। कई जगह ऐसा होता है कि हम किसी से पैसे, कुछ सामान ले लेते हैं और उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम इसके पैसे आपको बाद में दे देंगे, है ना। यहाँ पर भी हम प्रॉमिस किसके फॉर्म में कर रहे हैं? मनी के फॉर्म में, कि हम बाद में आपको इसके पैसे दे देंगे। सो मनी is very important because it is used to buy and sell goods. It helps in exchange of services and जहाँ पर पैसे नहीं भी हैं वहाँ पर भी हम उसके नाम पर किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। जैसे मैं मार्केट गई, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे, मेरे पास कम रुपए थे। मान लीजिए मैंने 50 रुपीज़ का कुछ सामान लेना था लेकिन मेरे पास 20 रुपीज़ थे, तो मैं उस शॉपकीपर को 20 रुपीज़ दे दिए और उनसे प्रॉमिस किया कि मैं 30 रुपीज़ उनको कल परसों कभी भी जो है दे दूँगी। तो जहाँ पर मनी नहीं भी है वहाँ पर भी हम मनी के बेस पर प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम उसे बाद में मनी दे देंगे। सो दैट इज़ वाई मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई मनी इज़ यूज फॉर ट्रांजेक्शन। कि ट्रांजेक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज के लिए, सेल के लिए हम मनी का ही क्यों इस्तेमाल करते, किसी और चीज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? वाई मनी इज़ यूज फॉर ट्रांजेक्शन? because we can easily exchange money for any commodity or service that we might want। क्योंकि हम पैसे के बदले किसी भी सामान, किसी भी सर्विसेज को जो हमें चाहिए उसे आसानी से खरीद सकते हैं। उसके लिए हम उसे उस पर्सन को या जिस शॉप से हम कुछ सामान ले रहे हैं या जिस चीज़ की हम सर्विस ले रहे हैं, हमें उसके बदले उन्हें कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। मनी वो चीज़ है जिससे हम उस कॉमोडिटी या उस सर्विस को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल फॉर्म है एक्सचेंज के लिए मनी। ठीक है, आप कहीं पे भी चले जाइए, आप मनी के थ्रू किसी भी सर्विस या किसी भी कॉमोडिटी को एक्सचेंज कर सकते हैं। People prefer to receive payment in money and then exchange the money for things that they want। अगर मैं मार्केट जाती हूँ और मैं मार्केट से कोई सामान खरीदती हूँ तो मैं उस शॉपकीपर को उसके बदले में जितना भी पेमेंट होती है वो पेमेंट करती हूँ। तो शॉपकीपर के पास वो पेमेंट जाती है, शॉपकीपर उस पेमेंट से, जो मैंने उन्हें मनी दिया है, उस मनी से वो आगे जाकर जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए वो परचेज कर सकते हैं, है ना। यानी कि मनी, जो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि उनको जो पेमेंट मिले वो मनी के फॉर्म में मिले, ताकि उस मनी के बदले वो अपनी पसंद की चीज़ें आगे परचेज कर सकें। तो इसीलिए मनी का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन में किया जाता है, ताकि अगर मैं किसी को मनी दे रही हूँ तो दूसरा पर्सन उस मनी का इस्तेमाल अपनी पसंद की चीज़ों को खरीदने के लिए कर सके। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ पीपल डू ट्रांजेक्शन इन ओल्डर डेज। कि हमारे लिए तो ट्रांजेक्शन करना मॉडर्न टाइम में बहुत ईजी है, बिकॉज वी हैव करेंसी, वी हैव मनी, हमारे पास पैसा है, हमारे पास करेंसी है। लेकिन पुराने समय में जब मनी नहीं था तब ट्रांजेक्शन कैसे होती थी, गुड्स और सर्विसेज को कैसे खरीदा जाता था या गुड्स और सर्विस को
कैसे एक्सचेंज किया जाता था, और इसका एक सिंपल सा आंसर है, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। आपके पास जो गुड्स हैं और दूसरे के पास जो गुड्स है, आप अपना सामान उसको दे देंगे और उसका सामान आप ले लेंगे, तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। It is a medium in which goods and services are exchanged directly without a common unit। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम वो मीडियम है जिसमें गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन हर बार जो एक्सचेंज की जो यूनिट होती है वो अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि राधा और श्याम दो बच्चे हैं मान लीजिए, और ओल्डर टाइम की हम बात कर रहे हैं। अब इन दोनों के पास, राधा के पास एप्पल्स है और श्याम के पास जो है मैंगोज़ है। ठीक है, राधा को मैंगोज़ चाहिए और श्याम को एप्पल चाहिए, तो ये क्या करेंगे, दोनों अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे। राधा को एप्पल मिल जाएंगे, श्याम को मैंगोज़ मिल जाएंगे, यानी कि दोनों जो है अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। जहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है उसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डबल को इंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स। इसे डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है। एग्जाम्पल है कि एक शू मेकर है, ठीक है, उसके पास शूज़ हैं। एक दूसरा पर्सन है जिसके पास वीट है, गेहूं है। जिसके पास गेहूं है उसे गेहूं के बदले में शूज़ चाहिए, ठीक है, और जिसके पास शूज़ हैं उसे शूज़ के बदले में गेहूं चाहिए, क्योंकि दोनों की वांट मिल रही है। शूज़ को, जिसको शूज़ बेचने हैं उसको उन शूज़ के बदले में गेहूं चाहिए, और जिनको शूज़ खरीदने हैं वो क्या दे सकता है, गेहूं दे सकता है। यानी कि दोनों की वांट्स एक जैसी हैं, तो दोनों अपने गुड्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। जो शू मेकर है वो अपने शूज़ दे देगा और उससे गेहूँ ले लेगा, तो उन दोनों की वांट्स यहाँ पर एक साथ मैच कर रही है, तो इसे कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दोनों की वांट कोइंसिडेंटली मैच कर रही है। नहीं, अब एक प्रॉब्लम आती है कि ऐसा नहीं है कि हर बार जो लोग हैं उनकी जो वांट्स थी वो मैच ही करती रही हो। प्रॉब्लम फेस्ड इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो फर्स्ट पर्सन यानी जो शू मेकर है वो कहता है आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट, कि मैं तुम्हें शूज़ के बदले तुम मुझे वीट दे दो, मैं तुम्हें अपने शूज़ दे दूंगा। लेकिन जिसके पास वीट है वो क्या कह रहा है, आई डोंट नीड शूज़, आई नीड क्लोथ्स, कि मुझे शूज़ नहीं चाहिए, मुझे क्लोथ्स चाहिए। यानी कि मैं अपने गेहूँ तो दे दूंगा लेकिन उसको दूंगा जो मुझे कपड़े देगा। एक थर्ड पर्सन है, आई वॉन्ट शूज़ बट आई डोंट हैव वीट, कि मुझे शूज़ तो चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूँ नहीं है। तो यहाँ आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि तीनों के पास कुछ कुछ आइटम्स हैं, लेकिन तीनों की वांट्स मैच नहीं कर रही है। जिसको शूज़ बेचने हैं उसको गेहूँ चाहिए, जिसके पास गेहूँ है उसको शूज़ नहीं चाहिए, जिसको शूज़ चाहिए उसके पास गेहूँ नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये बार्टर सिस्टम में देखने को मिल रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट जो है वो नहीं हो पा रहा था। बहुत रेयर केसेस थे डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स के। इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो ओल्डर टाइम्स में लोगों को फेस करनी पड़ती थी। दे हैव कन्फ्लिक्टिंग वॉन्ट्स, सो एक्सचेंज इज इम्पॉसिबल। इन तीनों ही पिक्चर्स में हमने देखा कि इनकी जो वॉन्ट्स थी वो कन्फ्लिक्टिंग थी, तो एक्सचेंज तो हो ही नहीं सकता। अब आती है कि अगर ये तीनों एक्सचेंज नहीं कर सकते चीज़ों को, तो इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, क्या है इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन, कैसे वो तीनों जो है जो चीज़ें उन्हें चाहिए अपनी पसंद की उनको खरीद सकते थे। और उसका सलूशन सिर्फ एक है, दैट इज़ मनी। मनी जो है इस चीज़ का सलूशन है। मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। मनी अगर होगा तो वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो को सिचुएशन ही नहीं आने देगा, क्योंकि जिसको शूज़ बेचने हैं वो जो है शूज़ मनी के फॉर्म में बेच देगा। जो आएगा उसकी दुकान में वो उसको पैसे देगा जूतों के,
अब जो शू मेकर है उसको गेहूँ खरीदने हैं, वो उन पैसों से गेहूँ खरीद लेगा, है ना। तो यहाँ पर उनको जो है डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मनी डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड की जो नीड है उसको पूरी तरह से ख़त्म करता है। दैट इज़ वाई मनी इज़ यूज फॉर ट्रांजेक्शन। इसीलिए मनी का इस्तेमाल ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कमियाँ थी, उन सभी कमियों को मनी ने एलिमिनेट कर दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आप सभी ने मनी देखे होंगे, है ना। आपने सिक्के देखे होंगे, नोट देखे होंगे, है ना। तो वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। जो करेंसी है वो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब हम इसमें इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, जिसमें जो है एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि एनिमल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, क्योंकि काम आते थे, एनिमल्स के फॉर्म में जो है चीज़ों को एक्सचेंज कर लिया जाता था। उसके बाद गोल्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा गुड्स को एक्सचेंज करने में। फिर मेटल के कॉइन बनाए गए, भाई गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा होती है तो भाई मेटल के कॉइन बनाए गए, तो मेटल के कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद पेपर मनी आया, जो हमारे पास है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो नोट है हमारे पास, पेपर मनी आया, उसका इस्तेमाल किया गया। प्लास्टिक कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं हमारे पास, उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी, डिजिटल मनी जो होता है वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम, फ़ोन पे, है ना, डिजिटल मनी का भी यूज़ करते हैं। अब एक नया फॉर्म आया क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी जो आई है ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है। तो हम देख रहे हैं कि बार्टर सिस्टम से अब हम मनी जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है, क्रिप्टो करेंसी तक पहुँच गया है। नाउ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी और डिपॉजिट विद बैंक्स। करेंसी दो तरह की होती है, करेंसी में नोट आते हैं और कॉइन्स आते हैं, और डिपॉजिट विद बैंक्स मतलब जो हमने पैसा बैंक में जमा किया है वो भी जो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आता है। करेंसी में नोट और कॉइन्स दोनों आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 10 का सिक्का होता है, नोट में 500 है, या 2000 के जो नोट हैं वो आते हैं, 200 के जो नोट है, 100 के नोट है, वो नोट्स में आते हैं। और जो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं वो डिपॉजिट विद बैंक्स में आता है। द मॉडर्न करेंसीज विदाउट यूज़ ऑफ इट ओन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मॉडर्न करेंसी है उसका अपना कोई भी यूज़ नहीं है, अपना कोई यूज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं, मान लीजिए कि हम उस ज़माने में रहते हैं जहाँ पे गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है एक्सचेंज के लिए, ठीक है। मान लीजिए, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इमेजिन कीजिए सिचुएशन को कि अभी हम अगर किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो हम गोल्ड देकर वो चीज़ ख़रीदते हैं, या किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसके लिए हम गोल्ड लेकर बेचते हैं। और कल से मैं ये कह देती हूँ कि कल से अब गोल्ड का इस्तेमाल जो है एज अ करेंसी नहीं होगा। कल से हम गोल्ड का इस्तेमाल जो है वो चीज़ों को ख़रीदने या बेचने के लिए नहीं करेंगे। तो क्या गोल्ड की कीमत ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। हम उस गोल्ड को ले जाकर सुनार को दे देंगे, सुनार जो है उस गोल्ड के बदले हमें कुछ बना कर दे देगा, कुछ भी ज्वेलरी बना कर दे देगा, कुछ भी, हमें उस गोल्ड की कीमत मिल जाएगी, है ना। लेकिन जो हमारा आज का मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है, जो पेपर नोट है या जो कॉइन्स हैं, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने जब 2016 में जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था, जब 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, तो जिस दिन डीमोनेटाइजेशन किया था उसके अगले दिन से जो 500 और 1000 के नोट थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब वो नोट आपके घर में पड़े होंगे तो उनको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप उनको किसी भी दुकान में ले जाएंगे तो वो सिर्फ कागज़ के नोट ही रह जाएंगे, उनकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अनलाइक ग्रेन, कैटल, मनी आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज़, क्योंकि मनी हमारे एवरीडे यूज़ का नहीं है। अगर मैं कल से कहती हूँ कि पैसों की वैल्यू नहीं है, 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो उनका कोई यूज़ नहीं है। उनका यूज़ तभी तक है जब तक उनकी वैल्यू है। जब उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है तब उनका कोई यूज़ नहीं होता। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था गोल्ड का, है ना, कि गोल्ड मैं कहूँ कल से बंद हो जाएंगे, तो गोल्ड को तो हम बेच सकते हैं, ज्वेलरी की शॉप में ले जाएंगे, सुनार को दे देंगे, घर पर भी रख लेंगे, तो उसकी कीमत बढ़ेगी। लेकिन मनी के फॉर्म में ऐसा नहीं होता, करेंसी के फॉर्म में ऐसा नहीं होता। सेकेंड इज़ मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल। जो हमारी मॉडर्न करेंसी है, जो नोट हैं या जो सिक्के हैं, वो किसी भी प्रीशियस महंगे मेटल से नहीं बने होते, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के नहीं होते कि अगर वो बंद हो जाए तो हम इनको बेचकर कुछ कमा सके, ऐसे नहीं होते। वो बहुत
सिंपल मेटल्स के बने होते हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न करेंसी है इसकी अपनी खुद के लिए कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो कल को हम कह दें बंद हो जाएंगे तो वो सिर्फ कागज़ के टुकड़े रह जाएंगे जिनकी कहीं पर भी वैल्यू नहीं होगी। At a point of time, people need only some currency for their day-to-day need. Rest of the money they deposit with the bank by opening a bank account. This money is known as demand deposit. अब एक समय ऐसा आता है कि हम जो भी अर्निंग करते हैं हम वो सारी अर्निंग जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते या हमें उतनी अर्निंग महीने के लिए ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि जितना पैसा हमें अपने घर के खर्चे के लिए चाहिए होता है उतना अपने पास रखते हैं और जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द मनी होता है उसको हम बैंक में जाकर डिपॉज़िट कर देते हैं। जो मनी हम बैंक में डिपॉज़िट कर रहे हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ मनी है, बट उसे क्या कहा जाता है? डिमांड डिपॉज़िट। उस फॉर्म ऑफ मनी को क्या कहा जाएगा? डिमांड डिपॉज़िट, जो हम बैंक में करते हैं। इट इज़ अ डिपॉजिट ऑफ मनी विद द बैंक दैट कैन बी विदड्रॉन विदाउट प्रायर नोटिस। अब क्वेश्चन आपको माइंड में आता होगा कि भाई हमने बैंक में पैसे तो जमा कर दिए लेकिन हमें कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डिमांड डिपॉजिट वही होता है, नाम ही क्या है? डिमांड डिपॉजिट। ऐसे डिपॉजिट जिसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस के। मुझे आज ही पैसों की ज़रूरत है तो मैं बैंक को मुझे नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, मैं बैंक में जाकर जो है अपने पैसे जो है विड्रॉ करवा सकती हूँ, तो प्रायर नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डिमांड डिपॉजिट भी एक फॉर्म ऑफ मनी है। अब बात आती है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। सबसे पहला कि भाई मनी अगर हम घर में रखेंगे तो वो सेफ़ नहीं है आजकल के टाइम में, बैंक में हमारा मनी सेफ़ होता है। सो फर्स्ट इज़ मनी इज़ सेफ़ इन बैंक, हमारा पैसा बैंक में सेफ़ होता है। सेकंड इज़ पीपल कैन विड्रॉ मनी व्हेन दे रिक्वायर, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं बैंक में जाकर अपना पैसा निकाल सकती हूँ। थर्ड इज़ बैंक्स ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, अगर वही पैसा मेरा घर में पड़ा रहेगा तो वो बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा, लेकिन अगर हम उसी को बैंक में जाके जमा करेंगे तो बैंक हमें उस पर क्या देगा? इंटरेस्ट पे करेगा। और वो हमें, यानी कि अगर मैंने 1000 रुपये जमा किए हैं तो जब मैं उस पैसे निकालने जाऊंगी तो मुझे 1000 रुपये के ऊपर भी कुछ थोड़े बहुत कुछ रुपए जो है बैंक देगा, यानी कि जो मुझे ऊपर से उसमें इनकम हो रही है। तो बैंक में पैसे रखना सेफ भी है, हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और हमें उसमें बैंक इंटरेस्ट भी पे करता है। एंड द लास्ट इज़ वी डोंट नीड टू कैरी अ लार्ज सम ऑफ मनी, हमें अपने साथ जो है बहुत सारा पैसा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, जेब में भर के, बैग्स में भर के, कि रास्ते में डर भी लगता है भाई चोरी भी हो सकती है। तो वी डोंट नीड टू कैरी अ लार्ज सम ऑफ मनी, हमें बहुत सारा पैसा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक कैन इशू अ चेक टू पीपल फ्रॉम डीडी, डिमांड डिपॉजिट में हम चेक के थ्रू भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं, किसी को भी चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मुझे किसी को 5000 रुपीज़ देने हैं तो मेरे पास नहीं है 5000 रुपीज़, लेकिन मेरे अकाउंट में है तो मैं 5000 रुपीज़ जो है उसे चेक काट के दे सकती हूँ। तो मुझे बहुत सारा पैसा मुझे भी और उसे भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो उस चेक को बैंक में डालकर जो है उसके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा चेक। अब चेक क्या होता है? अ चेक is a document that order a bank to pay a specific amount of money from a person's account to the person in whose name the check has been issued। तो चेक वो डॉक्यूमेंट है जो बैंक को ऑर्डर देता है कि जो भी चेक में अमाउंट लिखा है वो अमाउंट एक पर्सन के अकाउंट से निकाल कर, जिसने वो चेक इशू किया है उसके अकाउंट से निकाल कर, जिसके नाम पर वो चेक इशू हुआ है, जिसका नाम उस चेक पर लिखा हुआ है उसके अकाउंट में डाल दे। तो चेक एक ऑर्डर है जो बैंक को दे रहा है वो पर्सन की मेरे अकाउंट से पैसे निकाल कर जिसके नाम पर मैंने चेक इशू किया है उसके बैंक अकाउंट में डाल दे। सो आपके सामने एक चेक का एक सैम्पल चेक भी है जिसमें आप देख रहे होंगे, सबसे साइड से देखेंगे हम, यहाँ पे डेट लिखी जाती है, देन नीचे जो बॉक्स बना है जहाँ पे रुपीज़ का सिंबल बना है या अमाउंट लिखा जाता है, सबसे नीचे प्लीज़ साइन अबव में यहाँ सिग्नेचर होते हैं अकाउंट होल्डर के। इसके बाद अब हम दूसरी साइड आएंगे, राइट द नेम ऑफ द पेई, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, जिसके नाम पर आप चेक इशू कर रहे हैं उसका नाम यहाँ आएगा। ठीक उसके नीचे राइट द अमाउंट इन वर्ड्स, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो वर्ड्स में लिखने हैं आपको। उसके नीचे अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आएगा। आजकल जनरली अकाउंट नंबर जो है वो ऑलरेडी चेक में मेंशन होते हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक सैम्पल चेक है।
नाउ अब हम पढ़ लेते हैं चेक क्लियरिंग प्रोसेस। तो रितु और जय हैं। रितु गिव चेक टू जय। भाई रितु ने जय को एक चेक दिया है। जय सबमिट चेक टू हिज बैंक। अब जय क्या करेगा, क्योंकि चेक से है तो वो उसको अपने बैंक में जाकर सबमिट करेगा। उसके बैंक में नहीं करेगा, रितु के बैंक में नहीं करेगा, अपने बैंक में जाकर सबमिट करेगा। अब जो बैंक है जय का, सेंड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ चेक टू रितुज बैंक। वो बैंक जो जय का बैंक है वो रितु के बैंक में चेक की स्कैन्ड इमेज भेजेगा। ठीक है। अब जो रितु का बैंक है वो वेरीफाई करेगा कि भाई सही से चेक जो है वो रितु का ही है या नहीं है, सिग्नेचर मैच करेगा। उसके बाद जो है वेरीफाई करने के बाद क्रेडिट अमाउंट टू जयस बैंक। ठीक है, जो अमाउंट है वो जय के बैंक में क्रेडिट कर देगा, यानी कि जय के बैंक में क्रेडिट करेगा। उसके बाद जो जय का बैंक है वो जय के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देगा। प्रोसेस लंबा दिख रहा है, लेकिन ये प्रोसेस इतना लंबा होता नहीं है, हमें इस प्रोसेस की नॉलेज भी नहीं होती। हम बस चेक अपने बैंक में डालते हैं, उसके 1-2 दिन बाद जो है हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो चेक क्लियरिंग जो प्रोसेस होता है वो ये प्रोसेस है कि सबसे पहले हमें जिसे चेक पे करना है हम उसे चेक देते हैं, वो अपने अकाउंट में जो है बैंक में जाकर चेक डाल देता है, सबमिट करता है। देन उसका बैंक जो है जिस पर्सन ने चेक इशू किया उसके बैंक में स्कैन इमेज भेजता है। उस पर्सन का बैंक जो वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद जो अमाउंट है वो दूसरे बैंक में क्रेडिट कर देता है। उसके बाद वो पैसा जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये जो है चेक क्लियरिंग का पूरा प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो क्रेडिट है वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।